आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी। आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के महान चितेरे फणीश्वरनाथ रेणु जी की जन्मशती मनाई जा रही है। आप सब ये भी जानते होंगे कि उनकी एक कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म बनी थी, जो 1966 में 1966 में रिलीज हुई थी। आमतौर पर ये होता है कि फिल्मों की शूटिंग की रिपोर्ट फिल्म पत्रकार लिखा करते हैं या फिर कलाकारों से पूछे जाने पर वे अपनी शूटिंग की बात बताते हैं। मेरे ख्याल से शायद ये पहली घटना होगी जब फिल्म के लेखक ने अपनी फिल्म की शूटिंग रिपोर्ट खुद लिखी थी। तीसरी कसम के सेट पर 3 दिन बिताने के बाद फणीश्वरनाथ रेणु ने अपना ये संस्मरण लिखा था, जो उस समय की सबसे मशहूर पत्रिका धर्मयुग उसके 26 अप्रैल 1964 के अंक में ये प्रकाशित हुआ था। वह संस्मरण हम आज आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। 3 दिनों का वह संस्मरण फणीश्वरनाथ रेणु का लिखा हुआ फिल्म तीसरी कसम के सेट का। जरा पूरे 40 घंटे की लंबी और ऊब भरी यात्रा का अंत 1:30 बजे दिन में दादर स्टेशन पर हुआ। प्लेटफॉर्म पर पैर रखते ही सूचना मिली कि तीसरी कसम की शूटिंग कमाल स्टूडियो में चालू है और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब ने कहा है कि थोड़ा विश्राम करके मैं भी 3 बजे स्टूडियो पहुंच जाऊं तो अच्छा। कमाल स्टूडियो के 3 नंबर फ्लोर के फाटक पर मैं ठीक 3 बजे दिन में हाजिर था और तीसरी कसम के डायरेक्टर नंबर 3 श्रीमान बाबूराव इशारा ने पहली निगाह में मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। मुंह कभिवादन भरी मेरी मुस्कुराहट पर उनकी मुख मुद्रा और गंभीर हो गई। शूटिंग देखना मांगता है ये आदमी। बाद में गले से लिपट कर बोले, दादा आप तो एकदम मेकअप बदल के आए हैं। रेणु ने अब लंबे बाल रख लिए हैं। पिछली बार जब वे मुंबई में पधारे थे तब वे ऐसे नहीं थे, यह संपादक ने लिखा। स्टूडियो के अंदर कदम रखते ही डायरेक्टर यंग बासु भट्टाचार्य का उच्च ग्राम में बंधा स्वर सुनाई पड़ा, शैलेंद्र इधर देखो तुम्हारा गेस्ट। हाँ, बासु भट्टाचार्य ही नहीं, इमेज मेकर के प्राय सभी लोग मुझसे नाराज, दुखी और रूठे हुए थे। आधी तस्वीर बन चुकी है और अभी तक राइटर साहब ने एक बार भी, मुझे भी इस बात का कम दुख नहीं था कि मैंने अभी तक अपनी तस्वीर की शूटिंग नहीं देखी। अपनी ही क्यों, किसी भी तस्वीर की शूटिंग मैंने अब तक नहीं देखी थी। गीतकार शैलेंद्र जब मुस्कुराता है तो प्यार भरे गीत का कोई मुखड़ा गूंज उठता है। कौन कहता है कि हम पूरे 2.5 साल के बाद मिले हैं। कमाल स्टूडियो में एक और नौटंकी द ग्रेट भारत नौटंकी का सेट लगा हुआ है और स्टेज के पीछे करीब आध दर्जन तंबू। तो लोकेशन देख आने का यह शुभ परिणाम है। हूबहू वैसा ही स्टेज जैसे पूर्णिया के गुलाब बाग में। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन, असिस्टेंट देख आए हैं। दूसरी ओर गाड़ीवान पट्टी के किनारे टप्पर गाड़ी खुली पड़ी है। गाड़ी के पास गोबर और गोमूत्र के कीचड़ में घुटना टेक कर भक्ति भाव से गाड़ी की बल्ली पर एक अभिनेता अपने हृदय की श्रद्धा बिछाए जा रहा है। डायलॉग और एक्शन का रिहर्सल कर रहा है पलटदास। तो ये उस समय की बात है जब जनाना जात और रात वाली बात सोचकर हीरामन ने पलटदास को चेतावनी देकर भेजा था, लेकिन तुम वहां अपना भजन शुरू मत कर देना। लेकिन टप्पर गाड़ी के अंदर तो सिर्फ एक तकिया चादर में लिपटा हुआ है और वह पलटदास उस तकिया को ही भक्तिगत भाव से गदगद स्वर में कह रहा है, सीता मैया सिया सुकुमारी। कैमरामैन सुब्रत बाबू भ्रू भूं कुंचित करके एक और असंतुष्ट और तटस्थ खड़े थे। मेरा में हम जैसा फॉगी इवनिंग माने कोहरा भरी संध्या देखा है, वैसा इफेक्ट कहां। तीनों डायरेक्टर एक साथ चिल्ला उठे, हे चालू करो, लोबान डालो, गुग्गल डालो। तुरंत सुब्रत मिश्रा के मन का माफिक
कोहरा भरी सांझ पवित्र सुगंधमय संध्या घिराई। गाड़ीवान पट्टी के उस कोने पर ऐसे वातावरण में पीछे से एक भद्र महिला सिलेटी रंग की फूलदार साड़ी में झुकी निहुरी भले घर की बेटी जैसी प्रकट हुई। बासु भट्टाचार्य सेट पर ही नहीं, सेट के बाहर भी किसी भी बात पर तनिक अधिक जोर डालकर बोलते हैं और खास खास मौके पर उनकी बात तो दुधारी मार करती है। बोले, देखुन राइटर साहब, आपनार हीराबाई। देखुन हीराबाई, आपनार राइटर साहब। हीराबाई टप्पर के अंदर जाकर बैठ गई। गाड़ीवान की आसनी पर उसके दोनों पैर, पैरों में चांदी की पाजेब, उंगलियों में चांदी के छल्ले। मुझे न जाने क्यों किसी प्रिय कवि की किसी एक कविता की एक पंक्ति बार बार याद आने लगी। ये शरद के चांद से उजले धुले पांव। उधर पलटदास इन चरणों की सेवा करने को आतुर, डायरेक्टर साहब पैरों में पोज के लिए परेशान, कैमरामैन फ्रेम और पोजीशन ठीक करने में व्यस्त, असिस्टेंट कंटिन्यूटी खोज रहे थे और मेरे पास बैठा हुआ वह गीतकार प्रोड्यूसर शैलेंद्र दूर से ही पैरों के रिदम की बात सोच रहा था। पौन घंटे के बाद सभी एक साथ संतुष्ट हुए हैं और तब संवाद और अभिनय का रिहर्सल शुरू हुआ। क्या है, बोलो। हाँ हाँ कहो। अरे क्या बाजा बजाना चाहता है? हीराबाई चमक के पैर छुड़ाती है। अरे भाग भाग जा यहां से। पलटदास देखता है, सिया सुकुमारी की आंखों में चिनकारी। वो भागता है। हीराबाई मुस्कुराकर बुदबुदाती है, पागल। ठीक है, रेडी फॉर टेक। किंतु सुब्रत बाबू किसी कारण विपरीत हैं। एंगल तो ठीक है, किंतु अच्छा ठीक अच्छे। पलटदास का पीछू में माने पेंदी में एक ठो 6 इंची का देना पड़ेगा। तीनों डायरेक्टर चिल्लाए, लगाओ 6 इंची। ये 6 इंची क्या है राम? देखा, लकड़ी का एक पीढ़ा पलटदास के नीचे डाल दिया गया। इसी बीच असिस्टेंट डायरेक्टर बासु चटर्जी ने मेरे पास आकर धीरे से कहा, चलिए जरा कैमरा के व्यू फाइंडर से आंख सटा करके देखिए, तब पता चलेगा कि गाड़ी में कैसा चंदा का फूल। बासु चटर्जी असिस्टेंट डायरेक्टर के अलावा बंबई का एक मशहूर कार्टूनिस्ट है जो हर सप्ताह अपनी बाकी निगाह से दुनिया को देखता है और दिखलाता है। इसलिए उसकी किसी भी बात पर पहली बार गंभीरता पूर्वक मैं कभी ध्यान नहीं देता। मैंने कहा, नहीं चटर्जी मोशाय, मैंने जिस चश्मे से हीराबाई को देखा है देख रहा हूं। तब चटर्जी महाशय को कहना पड़ता है, मैं सीरियसली कह रहा हूं, चलून ना एक बार देखूं तो। एक बार कह दूं, मैं सुब्रत बाबू के कैमरे को सुब्रत बाबू के देह से भिन्न नहीं, उनका सजीव अंग मानता हूं। मेरे दिल में इस व्यक्ति के लिए उसके कैमरा सहित असीम श्रद्धा है। मुझे याद है, आज से 3 वर्ष पहले जब आउटडोर के लिए लोकेशन देखने और गुलाब बाग मेले की शूटिंग के लिए तीसरी कसम की यूनिट पूर्णिया गई थी, पथेर पांचाली, जलसाघर, अपराजितो, अपुर संसार को सेल्यूलाइड पर अंकित करने वाले व्यक्ति और मशीन को निकट से देखने का सुअवसर मिला था। हम करीब 1 सप्ताह रहे थे। वे मेरे गांव, मेरे घर में कई दिन ठहरे ही नहीं थे। मेरी हवेली के अंदर कथांचल के लोगों के चलने फिरने, बोलने, बतियाने के ढंग को चित्रबद्ध करने के लिए परिवार की महिलाओं का चलचित्र लिया गया था। 3 दर्जन बैलगाड़ियों की दौड़, आम के बाग की ढलती हुई छाया, सिंदूरी सांझ की पृष्ठभूमि में उड़ते हुए बगुलों की पंक्तियां, इन सारे दृश्यों को ग्रहण करते समय सुब्रत बाबू के चेहरे पर एक अद्भुत चमक खेल जाती थी। इसके बावजूद उनकी आज्ञा के बिना उनके कैमरे को छूने का साहस मैं नहीं कर सकता। सुब्रत बाबू मुस्कुराए, बहुत बड़ी बात है और मैंने
आंख सटा करके देखा और देखकर उसी तरह भड़का जैसे टप्पर गाड़ी में झांक कर पलटदास भड़का था। अरे बाप, आप कंपनी की औरत, कंपनी का बाघ, आंखें बाघ की या औरत की? व्यू फाइंडर से देखा कि एक जोड़ी मुस्कुराती हुई आंखें मुझे घूर रही हैं। सिया सुकुमारी की आंखों में चिंगारी निकल रही है। कई बार कट कुट करने के बाद अंतिम टेक हुआ। डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, मगर कैमरामैन से जब प्रोड्यूसर साहब ने पूछा तो जवाब मिला, कुछ कहने नहीं सकता, ठीक हुआ है शॉट, किंतु हम आखिरी डायलॉग का समय वायदा जी का चेहरा मन का माफिक नहीं आया। रीटेक। ओके। मेरे अंदर में किसी ने डायलॉग दोहराया, इश, इतना तेज और जहन बोली भी हूबहू फेनू गिलाशी। कल हीराबाई के नाच का पिक्चराइजेशन होगा स्टेज पर। मैं टेक, रीटेक, एनजी, ओके, ऑल, लाइट, बेबी, पंजा, कटर, एल कटर, नेट, फ्लोर, जूम और 6 इंची जैसे शब्दों को रटता हुआ अपने निवास स्थान पर लौटा। सामने स्टेज पर पनघट का सेट लगाया जा रहा है। दोनों ओर विंग्स में आधे दर्जन जलते हुए पेट्रोमैक्स लटक रहे हैं। नृत्य निर्देशक लच्छू महाराज जी सपत्नीक स्टेज पर खड़े हैं। डायरेक्टर बासु को अंग प्रत्यंग नचाकर कुछ समझा रहे हैं और 1 रुपया वाले क्लास में एक बेंच पर बैठकर मैं गीतकार शैलेंद्र के मुंह से गीत की पंक्तियां सुन रहा हूं। हाय गजब कहीं तारा टूटा, हाय गजब कहीं तारा टूटा, लूटा रे लूटा दिल सैया ने लूटा, हाय गजब कहीं तारा टूटा। आज इस शूटिंग के तीसरे दिन 3 तारे टूटने वाले हैं। पहला तारा अटरिया पर, दूसरा फुलबगिया में और तीसरा बीच बजरिया में। कल वाली हीराबाई भले घर की बहू बेटी जैसी थकी सिया सुकुमारी से हीराबाई कहाँ चली गई? मुझे फुटबॉल के एक मैच की याद आ गई। मोहन बागान टीम का कैप्टन चुन्नी गोस्वामी और उसकी टीम के अन्य खिलाड़ी मैदान में उतरने के पहले अपनी अपनी देह के हर अंग को जोड़ मोड़ तोड़ मरोड़ और झकझोर रहे हैं, किंतु मेरी निगाह चुन्नी गोस्वामी पर है। वह खंजन की चाल में चलते हुए दौड़कर हठात दाएं बाएं तिरछी चाल चलता है और फिर कमर पर हाथ लगकर लगातार कूद रहा है। घाघरी और घुंघरू, चंद्रहार और बाजूबंद और कंगना और नकबेसर और ये खिलखिलाहट। चुन्नी गोस्वामी खंजन की चाल में कुछ दूर दौड़कर फिर तिरछी चाल चलता है। मैदान में उतरने के पहले देह के हर जोड़ को तोड़ मरोड़ रहा है, किंतु सब कुछ एक ताल पर हो रहा है। हीराबाई स्टेज पर लापरवाही से चलती है, हंसती है, बतियाती है और हंसते हंसते लोट पोट हो जाती है। मेकअप करती है, घुंघरू बांधती है और सब कुछ यह एक लय में बंधा हुआ है। सीटी। म्यूजिक शुरू हुआ और घुंघरुओं ने गीत के बोल का स्पष्ट उच्चारण कर दिया। लच्छू महाराज के मुंह से परवश निकल पड़ा, जियो जियो। 1-1.5 घंटे के घनघोर रिहर्सल के बाद पहली पंक्ति और नाच के पहले टुकड़े की टेकिंग के लिए क्षणिक विश्राम दिया गया। लाइट ऑफ। तब हम दोनों भाइयों मतलब कथाकार और गीतकार ने मिलकर नौटंकी का एक गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। ओ तेरी बाकी अदा पर मैं हूँ फिदा, तेरी चाहत का दिल भर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है तू मुझको देखा करे, यही ख्वाहिश है तू मुझको देखा करे, और दिलो जान मैं तुझको देखा करूं, यही ख्वाहिश है तू मुझको देखा करे।
पिछले 3 वर्षों से हम दोनों किसी बात पर जब एक साथ अति प्रसन्न होते हैं, नौटंकी के इन्हीं पंक्तियों को इसी तरह गाते हैं और एक दूसरे को कई मिनट तक दिलो जान से देखते रहते हैं और फिर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। हाँ, हम सैकड़ों योजन दूर बैठ करके भी अपनी चिट्ठियों में भी इस गीत को गाते हैं। गीत का मुखड़ा और नृत्य का पहला टुकड़ा सकुशल चित्रित यानी पिक्चराइज हो गया। आश्चर्य, लंच शब्द के साथ इतनी जोर की भूख जग पड़ती है। अथक और सार्थक परिश्रम के बाद भोजन में यूं भी बहुत स्वाद मिलता है। उस दिन लच्छू महाराज के पास जितने भी नुकीले टुकड़े थे, तीर, तलवार, कटार, खंजर, बल्लम, बर्छी, भाला, बासु भट्टाचार्य एक एक कर मांगता गया और वयोवृद्ध कथक आचार्य प्रसन्न चित्त सब कुछ देते गए। मैंने भी मांग की, शैलेंद्र भाई, कोण त्रिभुज तो बहुत लिए गए, किंतु कुछ वृत्त और चक्र भी चाहिए। हीरामन के मन को चरखी पर चढ़ाने के लिए कुछ स्पिनिंग। शैलेंद्र जी को बात भा गई और वो उठकर डायरेक्टर और कैमरामैन से कह आए और तब सुब्रत बाबू ने मेरी ओर जिस मीठी निगाह से देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने सोत्साह पुकार कर कहा, ओ क्रेन मांगता है। पुरैन के पार्टी की तरह खिली हुई घाघरिया। और उसी दिन सेट पर एक डायलॉग सुना जिसे मैंने नहीं लिखा। रिहर्सल के बाद डायरेक्टर ने कहा टेक, वहीदा रहमान ने कहा नो टेक विदाउट टेप। असल में रिहर्सल के सिलसिले में घुंघरू बांधने की जगह पर छाले पड़ जाते हैं, तब लिकोप्लास्ट नामक फीते का टुकड़ा काट करके वहां चिपका दिया जाता है, किंतु पैरों की गति के क्लोजअप लेने में कैमरामैन को इससे थोड़ी असुविधा हो रही थी। इसलिए बासु बाबू ने कहा नो टेप, नौटंकी की लड़कियां इतनी नाजुक नहीं होती। नाजुक ना हो, इंसान तो होती हैं। वहीदा के इस जवाब ने मार्क्सवादी बासु भट्टाचार्य के मुंह पर ताला जड़ दिया। चाय के समय पूर्णिया से आए मेरे मित्र अरुण भारती ने विशुद्ध मैथिली में पूछा, सांझों की प्रोग्राम है? और मैंने उन्हें शाम को जिस स्थान पर मिलने को कहा वो मुंबई में नहीं, भट्टा बाजार पूर्णिया में है। अरुण अवाक होकर के मुझे कुछ क्षण देखता रहा। तब मुझे होश आया कि मैं गुलाब बाग मेले में नहीं, जहां कमाल स्टूडियो में हूँ। तीसरे दिन लंच के बाद शैलेंद्र जी कहीं चले गए तो मैं अकेला पड़ गया। गीत और नाच की अंतिम कड़ी के कई रीटेक हो चुके थे, मुद्राओं के क्लोजअप लिए जा रहे थे। स्टिल कैमरामैन राकेश इधर उधर घूमकर अपना फ्लैश चमका रहा था। इसी समय मेरी पास वाली कुर्सी पर वहीदा रहमान की हेयर ड्रेसर आकर बैठ गई। उसकी मुस्कुराहट से ऐसा लगा कि जैसे वो मुझसे कुछ पूछना चाह रही थी। उसने मुझसे पूछा, एक्सक्यूज मी, ये कहानी आपने लिखी है? जी हाँ। और आप भी इस फिल्म में उतर रहे हैं? नहीं तो। ओके ओके, तो फिर आपने ये बाल इतने क्यों उपजाए हैं? कोई रिलीजियस रीजन है या थोड़ा धार्मिक और शौक भी? गंजा होने के पहले एक बार फुल बागों की बागवानी। नाइस। कौन सा क्रीम यूज करते हैं? पिछले 30 सालों में कोई तेल या क्रीम नहीं लगाया। भद्र महिला अचरज में पड़ गई। सिर चकराता नहीं, बाल झड़ते नहीं, रंग तो किंतु अंग्रेजी भाषा में 2-4 गज से ज्यादा बात करते मेरा दम फूलने लगता है। इसलिए मौका पाते ही सवालों का सूत्र मैंने अपने हाथ में थाम लिया। आप स्टूडियो की हेयर ड्रेसर हैं? नो, एक्सक्लूसिवली वहीदा रहमान की। ओ, बेतरतीब होने के बावजूद आपके बाल सुंदर लगते हैं, खूब घने हैं, नरम भी होंगे, काले भी हैं। मैं कहना चाहता था लेकिन मेम साहब के गंगा जमुनी केश पर नजर पड़ते ही मैंने बात बदल दी। बहुत दिनों से किसी हेयर ड्रेसर की सलाह लेना चाहता था। वो हंसकर बोली, हेयर ड्रेसिंग के अलावा मैं वेस्टर्न म्यूजिक कंपोज करती हूँ। मैंने अपना 2 कॉम्पोजिशन पर्ल बुक को भेजा है। उन्होंने लिखा है कि किसी फिल्म में उसका उपयोग करेंगी।
इस तरह बात केश प्रसाधन से शुरू होकर पश्चिमी संगीत पर आई। फिर वहीदा रहमान की ओर मुड़ गई। वह बोली, मिस्टर रॉय, में मतलब सत्यजीत रॉय, मिस्टर रॉय की वहीदा रहमान के बारे में क्या राय है जानते हैं? हाँ, किसी बांग्ला सिने पत्रिका में मैंने पढ़ा था, आने वाले 25 सालों में इस कलाकार से फिल्म बनाने वाले कितना और क्या वसूल कर सकते हैं, यह उनकी प्रतिभा और शक्ति होगी। उधर स्टेज पर अचानक काम रुक गया। किसी ने किसी से हल्की आवाज में कहा, लुक व्हाट ए नाइस पेयर। डायरेक्टर, असिस्टेंट्स, कैमरामैन सभी खामोश हो गए, किंतु हम बातचीत में मशगूल रहे। और उधर स्टिल कैमरामैन राकेश को किसी ने इशारा किया। फ्लैश की चमक पर हमारा ध्यान भंग हुआ और फ्लोर पर बहुत देर तक हंसी, ठहाकों और कहकहों का ऑर्केस्ट्रा गूंजता रहा। शाम को लौटते वक्त मुझे क्यों से मेरी छाती पर बैठकर मूंग दलने वाला हिरामन, लालमोहर, पलटदास, लंगवान सभी देव दानव एक साथ उतरकर कहीं चले गए। सिर्फ चक्की की घरघराती हुई, घूमती हुई एक रागनी मेरे मन में मंडरा रही थी। मैंने गीतकार की ओर देखा। उनकी मुखमुद्रा से लगा वह फिर तेरी बाकी अदा शुरू करेंगे। मैंने कहा, नहीं भाई, वाह बंदनी का वही गीत। गाड़ी घोड़बंदर रोड छोड़कर लिंकिंग रोड की ओर मुड़ रही थी। गीतकार गुनगुना रहा था, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे। मेरा भैया मन अपने गांव की गलियों की राह ढूंढने लगा, जहां मेरी बहन है जो मिलजुल कर गा रही थी, सुनो मोरी सखिया सावन भादो के रे, सावन भादो के रे, उमरल नदिया सावन भादो के रे। भैया ले बहिनी बुलावे लागी, बहिनी बुलावे लागी, सुनो सखिया भैया ले, सुनो सखिया भैया ले। तो ये थी तीसरी कसम की उसके सेट पर रेणु जोशी द्वारा बिताए गए 3 दिनों की शूटिंग रिपोर्ट। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए इस संस्मरण को हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि उस समय की सबसे मशहूर पत्रिका धर्मयुग के 26 अप्रैल 1964 के अंक में प्रकाशित किया गया था। आपको कैसा लगा ज़रूर लिखें। हम उत्सुक हैं आपकी बातों को जानने के लिए, और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग बातों के लिए आप जुड़े रहें हमसे और सिनेमा हॉल से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शब्बा खैर।